पेज नंबर 93 निकालो। ये गोइंग कंसर्न समझ आ गया सर? बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रहा है। पेज नंबर 93 पे गोइंग कंसर्न हो रहा था। ये क्लियर हो गया था प्लीज? क्या जरा बता देंगे? Thanks very much. तो इस गोइंग कंसर्न का IS10 से क्या लिंक है? अगर गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम बैलेंस शीट डेट के बाद भी हुई है, ऑथराइजेशन से पहले पहले होगी, तो इवन देन वो एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। क्या मतलब एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टैंडर्ड्स की बजाय मार्केट वैल्यूज और सेटलमेंट वैल्यूज की बेस पर बनाते। IS12 को क्वेश्चन का था, कहाँ तक अटेम्प्ट हुआ? नहीं, एक दो तो होंगे, एक प्रोविजन वाला होगा, बाकी डिस्पोजल वगैरह तो होंगे ही नहीं। वो जो रिवर्स वर्किंग्स डिस्पोजल के नहीं, चलो उसके लिए टाइम निकालना, मैंने इस वीकेंड तक निकालता। अच्छा, अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। आइडियल तो ये था कि हम ये एग्जांपल्स स्टैंडर्ड से करते हैं, लेकिन अब स्टैंडर्ड इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ी ज़रा काइंडली एफर्ट करके ज़रा मेरे साथ बोर्ड से पढ़ लेंगे। बुक में नहीं है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड के एग्जांपल्स हैं, इसलिए पढ़ लेना ज़रा रिक्वायर्ड है, ताकि ज़रा थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एग्जांपल्स कैसे सिनेरियोज बन सकते हैं और कैसे उसका आंसर दिए जा सकते हैं। रेडी है फिर? थोड़ा सा अगर आगे आ जाए, मुझे सही नजर आ रहा है जी सर? ये लिखा है वारंटीज। मैन्युफैक्चरर गिव्स वारंटीज एट द टाइम ऑफ सेल टू परचेजर ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। IS 37 से रिलेटेड है। Under the terms of the contract for sale, the manufacturer undertakes to make good by repair or replacement manufacturing defects that become apparent within 3 years from the date of sale. On past experience, it is probable का मतलब होता है more likely than not, का मतलब होता है ज्यादा चांसेस इसी के हैं। इसको परसेंटेज में क्या बताया था मैंने? चलो ठीक है, मतलब ज्यादा चांसेस इसी के हैं कि इवेंट हो जाएगा। It is probable that there will be some claims under the warranties. ये कुछ सिनेरियो से बने हुए, ये कोई क्वेश्चंस नहीं है, मींस एक सिनेरियो फिर नीचे उसका आंसर लिखा हुआ। तो काइंडली में साथ साथ रहेगा, पहला पैराग्राफ दोबारा पढ़ना, हिम्मत कर लो। जी अपना कोई ओपिनियन दे दें सर। एनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एनी पास्ट इवेंट, क्या सेल विद वारंटी, ठीक है? एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना? यहाँ तक तो मतलब जब भी आपने किसी IS 37 के सिनेरियो की बहस करनी है, तो वो वो जो 3 पॉइंट्स हैं, देखें अपने फर्स्ट पेज पर, पेज नंबर, बुक साथ रखिए, जाना जरूरत पड़ेगा पढ़ते रहेंगे। पेज नंबर 76 में 3 कौन कौन सी कंडीशन जो मीट होना जरूरी है। Present obligation as a result of past event, probable outflow of resources and reliable estimate can be made. अब ये जो हम एग्जांपल्स करेंगे, इसमें अमाउंट सच नहीं है, तो मतलब इसका सिंपली ये होगा कि हम ऑब्लिगेशंस ढूंढ लेंगे अगर है, प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेंगे अगर है, और फिर कंक्लूड इस तरह से कर देंगे कि अगर
ये सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं, a provision is recognized for the best estimate, मीन्स तो से अगर एस्टिमेट बन सकता है तो फिर प्रोविजन रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर? दोबारा बता दें काइंडली, पास्ट इवेंट कौन सा? इज इट प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस? और अगर रिलायबल एस्टिमेट बन जाए तो फिर इस केस में प्रोविजन बना लेनी चाहिए। एग्जाम्पल टू है कंटेमिनेटेड लैंड, legislation virtually certain to be enacted। पढ़ें जी पहला पैराग्राफ। Entity in the oil industry causes contamination but cleans up only when required to do so under the law of the country in which it operates। Oil industry, contamination, cleans up, इन तीन चार चीजों का मीनिंग पहले बताया। क्या मतलब कंटामिनेशन, क्या मतलब क्लीन अप? नहीं वो तो बात कर रहा हूँ, कंटामिनेशन मीन्स और क्लीन अप का मीनिंग पता? आप ऑयल निकाल रहे हैं उसकी वजह से जमीन पे डेफिनेटली ये कोई 1 लीटर पेट्रोल तो निकल नहीं रहा, तो इधर उधर जो जमीन पे गिर के जमीन की जरखेजी पे असर पड़ रहा है उसको फिर साफ करना, क्लीन अप करना। लेकिन कंपनी कब करती है? क्या इस चीज की कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी हो सकती है? पेज नंबर 79, एक सेकंड देखना, पेज नंबर 79। ये जो डिसमेंटलिंग या डीकमिशनिंग टाइप स्टोरीज हैं, पेज नंबर 79, इनकी लीगल ऑब्लिगेशन तब हो सकती है अगर लॉ में लिखा हो, कॉन्ट्रैक्ट में, लॉ में। लेकिन अगर एंटिटी का अपना पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है, अपना पास्ट प्रैक्टिस ऐसी है कि लॉ में ना भी लिखा हो तब भी हम करते हैं, तो आपने होपफुली आपकी नजर पड़ी होगी, मैंने उस दिन आपसे कहा था इसकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी हो सकती है। पहले ही जरा ये पढ़ ले, पहले जरा पैराग्राफ इसका था, डीकमिशनिंग लायबिलिटीज एंड सिमिलर प्रोविजंस। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कब हो सकती है सर? Company has actually promised to decontaminate a site. Or if it has adopted environmental friendly policies and has made, पता चल रहा है कहाँ पढ़ रहा हूँ, कौन सा पेज है? अकाउंटिंग फॉर अ प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग का लिखा ना, ऊपर वाली लाइन है, अंदर अंडरलाइन करें। पर सिर्फ ये इरादा नहीं, ये इरादा कम्युनिकेट हुआ हो और लोगों में फिर वैलिड एक्सपेक्टेशन राइज हुई हो, तभी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो सकती है। वापस आ रहे बोर्ड पे। लेकिन बार हम जिस वक्त जिस एंटिटी की बात कर रहे हैं वो ये काम सिर्फ तभी करती है जब लॉ में लिखा हो। The one country in which it operates has had no legislation requiring clean up। कोई लॉ नहीं है तो क्या फिर प्रोविजन बनी होगी? लॉ में होता तो हम करते हैं, अदरवाइज हमारा कोई अपना कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस नहीं है। And the entity has been contaminating land in that country for several years। तो यहाँ तक अगर हम पढ़ें तो मीन्स कोई हमने प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की होगी, बिकॉज नो लीगल ऑब्लिगेशन, बिकॉज लॉ में नहीं है, और हम तभी क्लीन अप करते हैं जब लॉ में लिखा हो। ठीक है? At 31st December 2000 it is virtually certain that a draft law requiring a cleanup of land already contaminated will be enacted का मतलब होता है नाफिज shortly after the hearing। ट्रांसलेट कर ईयर एंड पे अब ये वर्चुअली सर्टन है। वर्चुअली सर्टन मींस क्या होता है? तकरीबन कंफर्म हो गया है या तकरीबन कंफर्म है? दैट अ ड्राफ्ट लॉ requiring cleanup of land
already contaminated, future contamination या already contaminated will be enacted नाफिज हो जाएगा shortly after the year. हमारी पहले कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी क्योंकि लॉ में नहीं था, लेकिन अब बैलेंस शीट डेट पे लग रहा है, बल्कि लग नहीं रहा, मतलब वर्चुअली सर्टन है कि एक नया लॉ आ जाएगा जो लॉ ये रिक्वायर करेगा कि जो पुरानी कंटेमिनेशंस हैं उनको भी क्लीन अप करना है. क्या प्रोविजन बनाएं? पेज नंबर 80 पे एक मिनट आए. थर्टी फर्स्ट दिसंबर में मेरा ख्याल अवेलेबल है. नेक्स्ट उसने बाद में होना है. एक सेकंड जरा पहले. पेज नंबर 82. पेज नंबर 82 के दरमियान में एक हेडिंग मिलेगी, इफेक्ट ऑफ possible new legislation. The effect of possible new legislation is taken into account in measuring an existing obligation when sufficient objective evidence exists that the law is virtually certain to be enacted. हमारी कोई प्रोविजन पहले क्यों नहीं थी? क्या ये लॉ जो बन रहा है ये रिक्वायर करेगा कि फ्यूचर की कंटामिनेशन ठीक की जाए? अगर फॉर एग्जांपल ये ऑलरेडी ना हो, फ्यूचर कंटामिनेशन ठीक करनी है आपने, हाँ जी, फिर पास्ट इवेंट नहीं है, फिर फ्यूचर कंटामिनेशन है, तो फ्यूचर की जब कंटामिनेशन होंगी तो उस वक्त प्रोविजन बनाएंगे. लेकिन ये लॉ क्या रिक्वायर कर रहा है? तो क्या हम ऑलरेडी कंटामिनेशन कर चुके हैं? क्या अब हमें वो क्लीन अप करना पड़ेगा? तो लॉ अगर वर्चुअली सर्टन हो जाए और फ्यूचर और वो पास के किसी इवेंट की बेस पे अपनी प्रोविजन बना रहा हो, तो जरा दोबारा वर्ड्स पढ़ लेना, कब आपने इसे कंसिडर करना. ये जरा सही वर्ड्स है. once again, when with sufficient objective evidence exists that the law is virtually certain to be enacted. कंक्लूड करें जरा. तो पास्ट इवेंट है इस केस में कौन सा? कौन सी कंटेमिनेशन हो चुकी है या होनी है? कंटेमिनेशन ऑफ लैंड, और लॉ वर्चुअली सर्टन है कि इनेक्ट हो जाना है अगर प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो और बेस्ट एस्टीमेट बन सकता हो प्रोविजन का. तो इस केस में अब प्रोविजन 31 दिसंबर 2000 पे रिकॉर्ड हो जानी चाहिए. जी सर. और बेटा लाओगे. कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होती है? ना करिए. पेज नंबर 76 है. कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ये होती है कि पिछले कई सप्ताह से अगर कुछ काम हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ये होती है कि हमने कुछ सेल्फ अज्यूम्ड ऑब्लिगेशंस अपने पे बनाई हुई हैं, लेकिन वो सेल्फ अज्यूम्ड ऑब्लिगेशंस कब बनती हैं? जब वो कम्युनिकेट हो जाए जिससे वैलिड एक्सपेक्टेशंस राइज हो. तो हमने कोई ऐसी कम्युनिकेशन लोगों को की हुई है? जी, एनी कंफ्यूजन है? चलो आगे. Contaminated land and constructive obligation. Next example. An entity in the oil industry causes contamination and operates in a country where there is no environmental legislation. However, the entity has a widely published environmental policy in which it undertakes to clean up all contamination that it causes. The entity has a record of honoring his. ये आखिरी लाइन क्यों लिखी हुई? नहीं, पेज नंबर 76 है ना, सही फाइनल करेंगे. वाइडली पब्लिश पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि एंटिटी का कोई एक्शन है, हमारी कोई पॉलिसी है, और अगर हम अपनी कमिटमेंट्स ऑनर कर रहे हैं तो इसका मतलब लोगों में वैलिड एक्सपेक्टेशन. तो क्या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अब यहाँ बन जाएगी? अगर एंटिटी का रिकॉर्ड हो कि अपनी कमिटमेंट्स ऑनर नहीं करती तो जितनी मर्जी पॉलिसियां हो, वैलिड एक्सपेक्टेशंस राइज नहीं होगी. ठीक है. अब इस केस में लॉ नहीं है, लेकिन हमारी पॉलिसी है और हमारा एक रिकॉर्ड है कि हम अपनी कमिटमेंट्स ऑनर कर रहे हैं. तो इस केस में कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की बेस पे एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन जाएगी सर. और अगर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज प्रोबेबल है, अब ये सिनेरियो बेस्ड है, सिनेरियो से लिखा हुआ मींस कोई ऐसा पर्सन नहीं है. मैं बार बार एंड में जो कंक्लूड कर रहा हूँ
तीनों कंडीशंस मीट होनी है। मीन्स उसे इस वक्त कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, अगर प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है और रिलायबल एस्टिमेट बन जाए तो फिर इस केस में प्रोविजन रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, और अगर क्राइटेरिया कोई नहीं मीट पूरा हो सका तो फिर इसका सिर्फ डिस्क्लोजर होना चाहिए। याद है पेज नंबर 82 देखें जरा। अगर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, सारा क्राइटेरिया मीट हो जाए तो प्रोविजन है। सेकंड देखें, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन रिलायबल एस्टिमेट नहीं बन सका तो फिर इसका सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे, और अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशंस हो तो उनकी तो प्रोविजन होनी नहीं है, उनका तो सिर्फ डिस्क्लोजर ही होना है, अनलेस प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज रिमोट। इन दैट केस फिर क्या करना, फिर डिस्क्लोजर देने की भी जरूरत नहीं। तो ये प्लीज आप कोशिश करें जरा, ये कुछ बातें जरा जहन में सही सेट हो रहा है। एग्जाम्पल 3 से, an entity operates an offshore oil field where its licensing agreement requires it to remove the oil rig at the end of the production and restore the seabed. अब पहले यहीं तक जरा कुछ वर्ड्स आ गए। एक वर्ड होता है ऑन शोर, एक होता है ऑफ शोर। ऑन शोर का मतलब होता है साहिल पे, ये समंदर के एंगल, सी ओशंस के एंगल से वर्ड है। ऑन शोर का मतलब होता है साहिल समंदर पे, मतलब पानी के बाहर। लेकिन ऑफ शोर का मीनिंग होता है समंदर के अंदर जो जजीरे होते हैं। इस वर्ड सुनते रहेंगे रहते होंगे। ऑफ शोर का मतलब है विद इन सी है ये, मतलब अगर कोई जजीरा है और इर्द गिर्द पानी है तो वो साहिल पे है, ये साहिल से दूर है। ऑन शोर का मतलब साहिल पे, ऑफ शोर का मतलब साहिल से दूर। साहिल से दूर कहाँ, पानी में। तो ऑफ शोर कंपनीज हैं वो जो बेसिकली जजीरे बने हुए हैं, तो उन जजीरों पे फिर कंपनीज बनी हुई हैं, तो इन्हें ऑफ शोर कंपनीज इसलिए बोला जाता है। तो ऑन शोर मीन्स आप कह रहे हैं समंदर के बाहर ही है, लेकिन ऑफ शोर है विद इन सी। तो बहुत से ऑयल एंड गैस के रिजर्व, बल्कि शायद मेजोरिटी, ये खासतौर पे कतर वगैरह में ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं, ये विद इन सी अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल पानी, तो जो सी बेड होता है, सी बेड मीन जहाँ पानी खत्म हो जाता है नीचे, समझे ना प्लीज, तो उसके नीचे ऑयल गैस के रिजर्व्स हैं। तो अब जरा पढ़े जरा आगे क्या लिखा है, सारा शुरू से करो। एन एंटिटी नहीं, शुरू से ऑपरेट्स एन ऑफशोर ऑयल फील्ड, तो मतलब ये ऑफशोर ऑयल फील्ड एक्सट्रैक्शन हो रही है। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में रिक्वायर्ड है कि टू रिमूव ऑयल, ऑयल रिग इस कंपोनेंट को, इस इक्विपमेंट को कहते हैं, वो इक्विपमेंट जिससे एक्सट्रैक्शन होती है वो ऑयल रिग कहलाता है। तो एक कंपनी ऑफशोर ऑयल फील्ड चला रही है, लाइसेंस में लिखा हुआ है कि उसने ऑयल रिग को रिमूव करना और सी बेड को रिस्टोर करना। आई होप the words has a, अब लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है, तो कहता है 90% ऑफ द, पहले कंप्लीट करेंगे, 90% of the eventual cost relates to the removal of oil rig and restoration of the damage caused by building it. फॉर एग्जाम्पल अगर 50 मिलियन खर्चा होना एंड में, इवेंचुअल कॉस्ट, सॉरी 50 मिलियन अगर इवेंचुअली कॉस्ट आनी है, ठीक है। इवेंचुअल कॉस्ट मीन्स क्या होगा, नहीं फौरन नहीं होता, एंड में। इवेंचुअली अगर अल्टीमेटली एंड में 50 मिलियन अगर खर्चा होना तो 90% किस चीज पे होना, ऑयल रिग को निकालने में, और जो ऑयल रिग बनाने की वजह से डैमेजेस हुए थे उन्हें रिस्टोर करने में। तो 90% मीन्स फॉर एग्जांपल हो जाएगा ये 45 मिलियन। तो अगर टोटल खर्चा 50 मिलियन होना है तो उसमें से 90% मीन्स 45 मिलियन किस काम के लिए होना है, ऑयल रिग को निकाल, ये कब होने खर्चा, भी होंगे एंड में होंगे, तो उस वक्त ऑयल रिग को निकालना और सी बेड को फिर रिस्टोर करना। एंड रिमेनिंग 10% arises through the extraction of oil, और 10% खर्चा उस डैमेज को ठीक करने पे होना है जो ऑयल निकालते हुए होना है। मतलब ऑयल भी जब आप निकालेंगे तो जितनी मर्जी आप एहतियात कर लें, कुछ ना कुछ ऑयल भी समंदर में बहेगा। तो एक तो आपने इक्विपमेंट इंस्टॉल किया हुआ है, उस इक्विपमेंट को निकालना है और उसको इक्विपमेंट को बनाते हुए जो सी बेड को नुकसान हुआ था उसे रिस्टोर करना है। और सेकेंडली जो 10% खर्चा है वो उस
उस डैमेज को ठीक करने में होना है जो ऑयल की एक्सट्रैक्शन के वक्त, एक्सट्रैक्ट जैसे जैसे आप कर रहे हैं ऑयल, उस वक्त जो डैमेजेस होंगे उनको ठीक करने में खर्चा होना। ये बन जाएगी स्टोरी। क्या मतलब पूरी स्टोरी क्या है? हम क्या चला रहे हैं? हम एक ऑयल फील्ड चला रहे हैं, ऑफशोर ऑयल फील्ड चला रहे हैं। लाइसेंस में क्या लिखा हुआ है? एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन ऑयल रिग को निकालना है और सी बेड को रिस्टोर करना है। अंदाजा हमारा ये है कि जो टोटल खर्चा होगा एंड में उसका 90% उस डैमेज को ठीक करने में होगा जो ऑयल रिग की कंस्ट्रक्शन और ऑयल रिग की रिमूवल पे खर्चा हमारा आएगा, और 10% कॉस्ट उस डैमेज को ठीक करने पे होगी जो ऑयल की एक्सट्रैक्शन के वक्त होगा। ऑयल एक्सट्रैक्ट करते करते जो डैमेजेस हो रहे होंगे उनको अल्टीमेटली ठीक करते हैं भी 10% कॉस्ट इवेंचुअली इंकर होगा। क्लियर है? At the end of the reporting period, अब suppose कोई year end आ गया हमारा, the rig has been constructed, but no oil rig has been, sorry, but no oil has been. क्या हो गया, क्या रह गया? इक्विपमेंट बन गया, इक्विपमेंट लग गया, लेकिन ऑयल अभी नहीं निकाला। जी सर। 90% नहीं ऐसा ऐसा राइट। एनी ऑब्लिगेशन लीगल या कंस्ट्रक्टिव? legal obligation under the terms of the license to remove the rig and restore the seabed, and thus it is an obligating event. पेज नंबर 77 पे जा रहा। ऑब्लिगेटिंग इवेंट किसे कहते हैं? नहीं पढ़े जरा, पढ़ के जरा सर। ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज एन इवेंट जिसके हो जाने से एंटिटी हैज नो रियलिस्टिक ऑप्शन, ऊपर ही मेरे ख्याल है स्टार्ट में लिखा होगा, बट टू सेटल द ऑब्लिगेशन, अ पास्ट इवेंट व्हिच रिजल्ट्स इनटू अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है? तो क्या अगर अब हमने रिग इंस्टॉल कर लिया है तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट रिग रिमूव करना हमारी लायबिलिटी बन गया है? At the end of the reporting period, however, there is no obligation to rectify the damage that will be caused by the extraction of oil. असल में अब ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल अभी शुरू नहीं हुई, तो क्या उसकी वजह से डैमेजेस होना शुरू हो गए? तो पास्ट इवेंट किसका हो गया, किसका रहता है? ऑयल रिग कंस्ट्रक्ट करके उसका तो पास्ट इवेंट हो गया है, लेकिन ऑयल की एक्सट्रैक्शन की वजह से डैमेज जो है वो फिलहाल फ्यूचर इवेंट है। देयरफॉर इस केस में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन सिर्फ कितने % प्रोविजन होनी चाहिए? बाकी 10% प्रोविजन कब होगी? वो साथ साथ होगी, साथ साथ होगी। फॉर एग्जांपल 1 साल गुजर गया, जितना का डैमेज हो गया उसको ठीक करने में कितना खर्चा होगा तो उतना प्रोपोर्शनेट प्रोविजन हो जाएगी। तो प्रोविजन मेजर करते हुए फ्यूचर इवेंट्स को कंसिडर तो किया जाता है मेजर करते हुए, लेकिन प्रोविजन रिकॉर्ड तभी होती है जब कोई पास्ट इवेंट हो गया। ठीक है? तो वंस अगेन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो रिसोर्सेज प्रोबेबल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो रिसोर्सेज है, तो प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द best estimate of how much 90% of the eventual cost that relates to the removal of the oil rig and restoration of the damage caused by building it. These costs are included, और फिर सेकेंडली उसका काउंटिंग ट्रीटमेंट जो है, ये जो रिग्स वगैरह का, इसकी डबल एंट्री क्या करेंगे? These costs are included as part of the cost of the oil rig debit, provision credit, और फिर इस प्रोविजन को रीमेजर करेंगे। आता है जानते? तो फाइनेंस कॉस्ट आती रहेगी, वो जो हमने पिछले दिनों में बातें की। बाकी रिक्वेस्ट है काइंडली इसका आंसर जो है ना मैं आपके सामने और बढ़ा कर देता हूँ। इसमें अच्छी एग्जांपल्स हैं, थोड़ा सा अगर ये पढ़ के हम मेन क्वेश्चंस पे आए तो जरा बेहतर रहेगा। पढ़ें जरा इसका आंसर। Any confusion? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, जी सर एग्जांपल नंबर 4 पढ़ ली, पढ़ है।
Refund policies. A retail store has a policy of refunding purchases by dissatisfied customers. Retail stores कौन सा होता है? जिन दुकानों में आप चीजें जा खरीदते हैं सर वो सब रिटेल स्टोर। रिटेलर वो होता है जो फाइनल कंज्यूमर को चीजें बेच रहा होता है। आप जब चीजें खरीदते हैं तो क्या आप चीजें आगे बेचने के लिए खरीद रहे होते हैं या नॉर्मली इस्तेमाल के लिए खरीद रहे होते हैं? मसलन मोबाइल आप इसलिए नहीं खरीदते कि आप उसे आगे बेचें, आपकी इंटेंशन ये होती है कि मैं इसे इस्तेमाल करके बेनिफिट्स लूंगा। हाँ, मतलब एनी कंज्यूमर है तो वो कोई भी शॉप जिस पे नॉर्मली आप जाते हैं वो रिटेल शॉप्स। द रिटेल स्टोर हैज अ पॉलिसी ऑफ रिफंडिंग परचेजेस बाय डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स। रिटेल स्टोर की क्या पॉलिसी है कि अगर कोई कस्टमर डिससेटिस्फाइड कोई चीज ले गया है तो उसको रिफंड कर दिया जाता है, इवन दो it is not under it is under no legal legislation to do so। क्या मतलब तो लॉ में नहीं लिखा हुआ, लॉ में कोई नहीं है, जिस मुल्क में बिजनेस हो रहा है लॉ में कोई नहीं है कि डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स को चीजें उनकी चीजें वापस लेके पैसे वापस नहीं रहे। इट्स पॉलिसी ऑफ मेकिंग रिफंड्स इज जनरली नोन। हमारी अपनी पॉलिसी है और हमारी पॉलिसी जर्नली नोन है। जी सर, लीगल ऑब्लिगेशन, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्यों हो गई है? शायद जर्नली नोन है, लोगों को पता है कि हम अपनी पॉलिसी पे अमल करते हैं। ठीक है, पढ़िएगा नेक्स्ट पैराग्राफ। द ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज द सेल, बल्कि ठीक है ये भी, अगर आपने कुछ चीजें बेच दी हुई हैं और आपका पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि उनमें से कुछ चीजें रिटर्न होंगी और आपको पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, तो आपकी कौन सी ऑब्लिगेशन होगी? कंस्ट्रक्टिव, बिकॉज द कंडक्ट ऑफ द स्टोर हैज क्रिएटेड वैलिड एक्सपेक्टेशन ऑन पार्ट ऑफ इट्स कस्टमर्स दैट द स्टोर विल रिफंड द परचेजेस। तो जितना अंदाजा होगा कि फ्यूचर में गुड्स रिटर्न हो सकती हैं और उनके अगेंस्ट आपको पैसे देने पड़ेंगे, अगर प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हैं और रिलायबल एस्टिमेट बन जाए तो आपको इस अपनी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की बेस पे एक प्रूवियन रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। क्लियर है प्लीज? एनी कंफ्यूजन? क्लोजर ऑफ अ डिवीजन, no implementation before the end of the reporting period. On 12 December 2000, the board of entity decided to close down a division। अब IFRS 8 थोड़ा सा आ जाएगा, क्या था IFRS 8? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। IAS 8 नहीं सर, वो तो बड़ी पुरानी बात थी। IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। क्या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं? मसलन दो तीन नाम ही बोल दें वैसे। हाँ जी, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग। तो फॉर एग्जांपल उनमें से कोई एक डिपार्टमेंट बंद करना है, बिजनेस एज अ होल बंद नहीं हो रहा, एक डिवीजन एक डिपार्टमेंट मैनेजमेंट डिसाइड किए कि हम बंद कर देंगे। फॉर एग्जांपल कोई लॉस हो रहा है या हम चाहते हैं कि हम अपने अदर एक्टिविटीज पे फोकस करें। ठीक है, on 12 December 2000 the board of an entity decided to close down a division, business या division, department, before the end of the reporting period. The decision was not communicated to any of those affected and no other steps were taken to implement the decision was not communicated to any of। कौन अफेक्ट होगा इससे? एम्प्लॉइज भी होंगे और आपकी इस डिवीजन की सेल्स जो लोग खरीदते हैं आपके वो कस्टमर्स भी इफेक्ट होंगे, एम्प्लॉइज भी जिन्हें आप जो इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं वो भी इफेक्टेड होंगे, फिर जो आपके कस्टमर्स हैं इन इस डिपार्टमेंट की जो चीजें लोग खरीदते थे वो भी इफेक्ट होंगे। तो डिसीजन वाज नॉट कम्युनिकेटेड एंड नो अदर स्टेप वर टेकन टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। ये जो डिवीजन क्लोज वाले हैं या कोई डिपार्टमेंट बंद करना हो, ये इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन शायद कभी नहीं होगी, मतलब लॉ ने कहा जी ये वाला डिपार्टमेंट बंद करना है, इसमें जनरली कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगी। और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इस केस में कब बनेगी? हाँ, जब एटलीस्ट ये डिसीजन कम्युनिकेट हो जाएगा बैलेंस शीट से पहले। सिर्फ डिसीजन ले लेना, सिर्फ डिसीजन लेने से शायद वैलिड एक्सपेक्टेशंस अभी अराइज नहीं होंगी जब तक ये डिसीजंस कम्युनिकेट ना हो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन तो ले लिया है लेकिन बैलेंस शीट डेट से पहले भी कम्युनिकेट नहीं किया, देयरफॉर नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट एंड सो देयर इज नो ऑब्लिगेशन। ठीक है,
और therefore no provision is recognized. जी जी, इस डिवीजन को बंद करने पे खर्चे होंगे ना सर, तो एम्प्लॉइज को रिडंडेंसी पेमेंट्स देनी पड़ती है समटाइम्स, वो जो गोल्डन हेड स्कीम टाइप पढ़ते हैं आप लोग, फिर और एसेट्स की रिमूवल पे खर्चे हो सकते हैं उन्हें बेचने वगैरह के, तो वो अभी फर्दर एक्सप्लेनेशन आएगी। यहाँ तक समझ आ गया प्लीज? क्या वजह बनी कि कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं बन सकी बिकॉज द डिसीजन वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू दोज अफेक्टेड बाय दिस डिसीजन। लेकिन इसी को जरा 5B में देखें। On 12 December 2000, the Board of Entity decided to close down a division making a particular product. On 20th December, a detailed plan for closing the division was agreed by the board. Letters were sent to the customers warning them to seek an alternate source of supply. इसका क्या मतलब हुआ? लोगों को कह दिया भाई कि हम अपनी डिवीजन क्लोज कर रहे हैं, therefore हम आपको अपनी चीजें नहीं बेच पाएंगे, यकीन आपको ये चीजें चाहिए तो आप ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई ढूंढें। बता देना चाहिए लोगों को यार। एंड redundancy notices, termination notices were sent to the staff of the division. क्या क्या हो गया बैलेंस शीट डेट से पहले? डिसीजन भी हो गया और प्लान बन के कम्युनिकेशंस भी हो गई हैं। क्या इस केस में कोई अब प्रोविजन होनी चाहिए? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन या लीगल ऑब्लिगेशन? Obligating event is the communication of the decision to the customers which give rise to constructive obligation. If the probability of outflow of resources is probable and a reliable estimate can be made, then now provision should be recognized. तो इसमें और पिछले में क्या फर्क है? सिर्फ डिसीजन नहीं ले लेना, सिर्फ डिसीजन सफिशिएंट नहीं है, it should also be communicated, then ही हम शायद कह सकेंगे कि वैलिड एक्सपेक्टेशंस राइज हो गई। तो समझ आ रही है ना प्लीज क्या हो रहा है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? देन एग्जांपल नंबर 6 और 7 पे जरा एंड में आते हैं। पहले जरा एग्जांपल, बल्कि कुछ है ही नहीं, अब एग्जांपल 10 पे है। A court case after a wedding in 2000, 10 people died, possibly as a result of overeating. एक कोई कैटरिंग कंपनी जेन में लाया जरा, मैं उसके बिहाफ पे शायद कह रहा हूँ कि हमारा खाना ही इतना मजे का था कि ये जज्बाती हो गए और इन लोगों का ईमान जाग गया कि कहीं आखिरी खाना ही ना हो। ईमान बड़ा मजबूत हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हो जाता है कहीं आखिरी ना हो। But 10 people died, possibly a result of, अब ये शायद लवाहिकीन ने ये कहा होगा फूड पॉइजनिंग, और कैटरिंग कंपनी वाले कह रहे होंगे जी हमारा खाना ही बहुत मजे का था, ये अपने आप को रोक ही नहीं पाए। लीगल ठीक है, तो आप जरा कैटरिंग कंपनी के एंगल से अपने जरा सोचना जरा, या कि होटल समझ लो। लीगल प्रोसीडिंग्स आर स्टार्टेड seeking damages from entity, but it disputes liability. ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है लेकिन हम लाइबिलिटी नहीं मान रहे। Up to the date of authorization of the financial statements for the year to 31st December 2000 for issue, ये समझ आ जाते हैं वर्ड्स? 31 दिसंबर 2000 जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज फॉर इशू हुई हैं, the entity's lawyers advise that it is probable that the entity will not be found liable. कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें लग रहा है कि हम लाइबल फाउंड नहीं होंगे। जी सर, यहाँ तक 31 दिसंबर 2000 तक हमारी कोई प्रोविजन, कोई पास्ट इवेंट तो है लेकिन उसके रिजल्ट में कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एक्सपेक्टेड नहीं है, तो प्रोविजन तो नहीं है। लेकिन दोबारा जाए पेज नंबर 82 पर,
पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी नहीं है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो नहीं है, लेकिन पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। देखिए कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो एक पॉसिबिलिटी ये तो रहेगी कि कहीं डिसीजन हमारे अगेंस्ट ना हो जाए। हाँ, लेकिन उसमें बात पूरी रखना, जरा लास्ट कॉलम, लास्ट जो पढ़ रहे हैं उसमें भी हो सकता है कि बिल्कुल ही रिमोट चांसेस हो, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है लेकिन बिल्कुल ही रिमोट अगर है, कोई खास खतरा ही नहीं है, तो फिर भी शेयर होल्डर्स को बता के भी डराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो एक पॉसिबिलिटी शायद रहेगी कि हमारे अगेंस्ट हो सकता है, तो अगर इसके चांसेस रिमोट नहीं है, रिमोट से ज्यादा है, तो फिर शायद हमें डिस्क्लोज देना चाहिए। ये वर्ड समझ आते हैं प्लीज? अगर रिमोट है तो फिर शायद इस पॉसिबल ऑब्लिगेशन को कुछ भी नहीं करना चाहिए, एंट्री तो नहीं है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन डिस्क्लोज हो सकती है, unless the probability of outflow of resources is remote, unless the unless लगा लेंगे तो शायद possibility of outflow of resources is remote, अगर unless के बगैर शायद sentence बोलेंगे। चलें बोलें, आप अपना बोलें, कोई भी बताएं क्या होना चाहिए इसका, क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, प्रोविजन नहीं है, चलो बाकी बताएं। एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन के तौर पे इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए अगर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रिमोट नहीं है, और अगर रिमोट है तो फिर डिस्क्लोजर भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये किस दिन तक का डिसीजन है हमारा? 31 December 2000. However, when the entity prepares the financial statements for the year to 31 December 2001, अब कोर्ट में केस चलते हैं लंबी, आपको पता ही है, तो अगला साल आ गया। Its lawyers advise that owing to the developments in the case, कोर्ट में जो केस की प्रोसीडिंग्स चलती रही उनमें डेवलपमेंट्स की वजह से लवाहिकीन के लॉयर्स ने शायद ये प्रूव कर दिया है कि वाकई फूड पॉइजनिंग का ही मसला था। It is probable that the entity will be found liable. तो 2000 तक तो ठीक है, हमें प्रोबेबल नहीं था, लेकिन 2001 पे अब आपका ओपिनियन क्या है? अब प्रोबेबल है, पास्ट इवेंट है कि उसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लीगल एडवाइजर इस बेस्ट पोजीशन में होगा। तो अगर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो गई है और एक रिलायबल एस्टीमेट बन सकता है, तो अब इस केस में प्रोविजन रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। ये कोई एरर हुआ है पिछले साल प्रोविजन ना बना के? एस्टीमेट चेंज है सर। उस वक्त हमारा ये अंदाजा था उस वक्त के सर्कमस्टांसेस के हवाले से कि प्रोविजन नहीं होनी चाहिए, और अब हमारा ये अंदाजा है कि प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो जाने की वजह से प्रोविजन बन जानी चाहिए। तो ये कोई IAS 8 कंपैरेटिव रीस्टेट वाली स्टोरी नहीं है, इसे आप प्रोस्पेक्टिवली 2001 में बस आप अकाउंट फॉर करते हैं। ठीक है, तो जरा इसे आंसर कैंडी पढ़ना जरा, पहले 31 दिसंबर 2000 के एंगल से लिखा हुआ और फिर 2001 के एंगल से। 2000 के एंगल से अगर देखना, बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, नो ऑब्लिगेशन, नो प्रोविजन, लेकिन द मैटर इज disclosed as a contingent liability unless the probability of any outflow of resources is remote. The matter is disclosed as a contingent liability. किस दिन की बात हो रही थी? ठीक है, प्लीज सेंटेंस क्लियर। लेकिन बेटा अगर आ जाए 31 दिसंबर 2001 पे, तो on the basis of evidence available there is a present obligation, probability of outflow of resources पर भी है। अब अगर लीगल एडवाइजर साहब इस पोजीशन में आपको ये बता दें कि अप्रोक्सीमेटली कितनी पेमेंट करके हमारा ये कोर्ट केस सेटल होगा और रिलायबल एस्टीमेट बन जाए, तो फिर हम ये प्रोविजन बना लेंगे। लेकिन अभी भी अगर रिलायबल एस्टीमेट तक ना पहुंच सके तो दोबारा पेज नंबर 82 देखें। लेकिन अब जो डिस्क्लोज करेंगे वो शायद सेकंड कॉलम वाला, अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन गई है लेकिन रिलायबल एस्टीमेट ना होने की वजह से इवन देन डिस्क्लोजर ही होगा, लेकिन अगर रिलायबल एस्टीमेट्स बन जाएं तो फिर अब इस केस में प्रोविजन हो जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऐसा ठीक है, जाने दो, जब आएगा तो देख लेंगे। क्या ये एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट? क्या कर रहा है यार, क्या प्रोविजन की डबल एंट्री नहीं होती? रिलैक्स। एग्जांपल नंबर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एग्जांपल 11 है, ऊपर तो वैसे IAS 16, थोड़ा सा IAS 16 आ रहा है।
रिफर्बिशमेंट कॉस्ट, नो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। रिफर्बिशमेंट कहते हैं एक पुरानी सी चीज को कोई रिन्यू करना, ये रिन्यू सबसे अच्छा, हाँ जी, रेनोवेट सॉर्ट, दोबारा से नया बना लेना, ओरिजिनल हालत पे रिस्टोर करना। लेकिन हमारा एग्जांपल क्या है वो पढ़ना। A furnace has a lining that needs to be replaced every 5 years for technical reasons. सबसे पहले ये जो वर्ड्स आ गए इनको जरा, फर्नेस हैज अ लाइनिंग। ये सर जी फर्नेस जो है ना ये स्टील मिल्स में होता है। हाँ जी, हाँ जी। डेफिनेटली स्टील मिल्स तो आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद कभी ना देखी हो। तंदूर आई होप के देखा होगा। तो जिस तरह तंदूर की दीवारें होती हैं जिसमें रोटियां लग रही हैं, तो इसी तरह बहुत बड़ा करना, उसमें स्टील को असल में रॉ स्टील को इंजेक्ट करके पिघलाया जाता है। आपने वो एड्स वगैरह में देखा होगा, मुगल स्टील और गार्डर या डिफरेंट शेप्स दे रहे होते हैं। तो लोहे को पिघलाने के लिए सॉर्ट ऑफ बड़ी सी भट्टी, आग की भट्टी बन जाएगी बात। तो इसमें रॉ स्टील इंजेक्ट करके से पिघला के फिर डिफरेंट शेप्स में बाद में से कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें अराउंड 1000 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो देयरफॉर अब इसकी जो दीवारें होती हैं ये फिर बहुत स्पेशलाइज्ड किस्म से टाइल से बनती हैं जो हीट रेजिस्टेंट हो। ठीक है, तो ये मैंने बनाया, ये फर्नेस है, और ये जो बीच में लाइनें लगाई ये क्या है, ये स्पोज टाइलें हैं जो इस दीवार पे लगी। तो अब जरा ये डायग्राम थोड़ी सी ध्यान में रखे, जरा पहले लाइन पढ़ना। फर्नेस भट्टी हैज अ लाइनिंग मींस दीवार, फर्नेस हैज अ दीवार लाइनिंग दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी 5 years फॉर टेक्निकल रीजंस। अब ये जो दीवार बनी हुई है, जो टाइल्स जो लगी हुई हैं, इनकी इटसेल्फ लाइफ कम होती है कंपैरेटिवली फर्नेस एज अ होल से। तो फॉर एग्जांपल अगर फर्नेस की अपनी लाइफ अदर देन दिस दीवार 20 years है, तो लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल ये दीवारें 5-5 साल बाद रिप्लेस होनी है। तो 20 years लाइफ किसकी है, फर्नेस की। जो अदरवाइज लाइफ है वो सपोज 20 years है, लेकिन ये जो इसकी लाइनिंग है ये सपोज हर 5 साल बाद दोबारा लगानी, मतलब ये दीवारें बदलनी पड़ती हैं। ठीक है, अब इस केस में पहले तो जो आपको पता है वो ज़हन में लाएं जरा। फर्नेस की अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 20 years पे करेंगे या 5 years पे? ना सर, जाने दो सर, बचपन से में लाया सर। दीवारों को 5 years पे ज्यादा डेप्रिशिएट करेंगे। नहीं, फर्नेस इटसेल्फ जो अदरवाइज स्ट्रक्चर है वो 20 साल पे करेंगे, और जो उसकी दीवारें हैं या जिसकी लाइनिंग कॉस्ट है, जिस तरह एक अगर कोई एयरक्राफ्ट है उसके इंजन अलहदा करेंगे। वही यार बचपन की बात हो रही। एक शिप आई थी, अगर एक एसेट के एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं और उनकी लाइफ डिफरेंट है, एक एसेट के एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट्स और उनकी लाइफ डिफरेंट है, तो हर पार्ट को अलग अलग डेप्रिशिएट करें। ठीक है, तो 5 साल पे या 20 साल पे अलग अलग करें। दीवारों की कॉस्ट को अलग, ठीक है, फर्नेस एज अ होल इकट्ठा एसेट तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन दीवारों की कॉस्ट अलग, अदरवाइज जो स्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट अलग। तो 5 years और 20 years रिस्पेक्टिवली फिर उसे डेप्रिशिएट करें। ठीक, तो अब ये जरा बात ध्यान में रख के पढ़े। तो कहते हैं फर्नेस हैज अ लाइनिंग दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी 5 years फॉर टेक्निकल रीजंस। At the end of the reporting period, the lining has been in use for 3 years. जिस बैलेंस शीट डेट पे हम बात कर रहे हैं, सपोज 3 साल गुजर गए हैं इन दीवारों को बनाए हुए, इट मींस 2 साल रह गए हैं कि ये नई दीवारें बनानी है। सवाल जो इस वक्त हमारे सामने है वो ये है कि क्या जो 2 साल बाद नई दीवारें बनानी है उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करना। 2 साल बाद अब ये दीवारें दोबारा बनानी है, तो दीवारें डेबिट प्रोविजन क्रेडिट एंट्री करना, क्या इशू है?
ऑब्लिगेशन वाली बात भी हुई नहीं। क्या दीवारें बनाना हमारी कोई ऑब्लिगेशन? हो सकता है उस वक्त तक आपका मूड ही बदल गया, आप कोई स्टील मिल की बजाय कोई और बिजनेस शुरू कर दो। तो क्या क्या मिसिंग है? पास्ट इवेंट भी नहीं है और शायद ऑब्लिगेशन वाली बात नहीं है, या है? तो इसका वही हो गया जो I-16 में होता है। इसे हम 5 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे और जब 5 साल गुजर जाएंगे फिर क्या करेंगे? जब पुरानी दीवारें हैं उन्हें डी रिकॉग्नाइज करेंगे और उसकी जगह अगर नई दीवार बनाएंगे तो उसे दोबारा कैपिटलाइज करेंगे। हिम्मत करें सर। डी रिकॉग्नाइज का मतलब पुरानी दीवारें जब तोड़ेंगे तो अगर ईंटें शींटें टाइलें बिक गई तो डिस्पोजल का गेन लॉस रिकॉर्ड करेंगे और उस वक्त जो नई लाइनिंग करवाएंगे उसकी जो कॉस्ट आएगी उसे दोबारा कैपिटलाइज करके फ्यूचर के 5 ईयर्स पर डिप्रिशिएट करेंगे। इट मींस इस केस में किसी प्रोविजन की कोई सेंस नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पहले ढूंढना, नो प्रोविजन, और देन बाकी बात अपनी जगह। पहले ये आखिरी 4 लाइनें जरा अंडरलाइन करना, ये जरा एक नजर रखना। Instead of provision being recognized, the depreciation of the line takes account of its consumption. That is, it is depreciated over 5 years. The relining costs then incurred are capitalized with the consumption of each new lining shown by depreciation over the subsequent 5 years. पहले जरा एक नजर दोबारा जरा पढ़िएगा। Instead of provision, समझेंगे क्या कहना चाहता है? अगर आप प्रोविजन नहीं बनाएंगे, डेप्रिसिएशन जो है वो इस एक्सपेंस की कंजम्पशन शो करता रहेगा 5 सालों में। फॉर एग्जांपल 2 मिलियन का खर्चा आया था तो 2 मिलियन डिवाइड बाय 5, जो 4 लाख रुपए का खर्चा है वो इस एसेट की कंजम्पशन को डेप्रिसिएशन के नाम से रिफ्लेक्ट करता रहेगा। फिर जब दोबारा दीवारें बनाएंगे उनको कैपिटलाइज कर लेंगे और फिर जैसे जैसे वो इस्तेमाल हो रही होंगी उनकी डेप्रिसिएशन उन दीवारों की कंजम्पशन की कॉस्ट को, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है मिस्टर भाई? तो मींस इस केस में कोई प्रोविजन नहीं है, सिंपली कौन सा ट्रीटमेंट ही करेंगे जो एज पर I-16 है। तो एज पर I-16 क्या ट्रीटमेंट है सर? अगर एक एसेट के एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट्स हो, उनकी लाइफ अलग हो, तो उसको आप अलग अलग डेप्रिशिएट करेंगे। यहाँ कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं, देयरफॉर कोई प्रोविजन। जी सर, आ जाए 11B, एक इसी से मिलती जुलती ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? अब जरा जहाज नहीं मिलाया मेरा। एयरलाइन is required by law to overhaul its aircraft once every 3 years. अब ओवरहॉल वर्ड सुना कभी? एवरी 3 years। एक होता है सिर्फ वर्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो तो जब नहीं, वो तो जब भी जहन में हुक्ली आता है आपके तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस में जहन में आना चाहिए। ओवरहॉलिंग मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कहते हैं। वैसे भी इसकी बजाय अगला जो वर्ड देखें वो शायद ज्यादा क्लियर है। क्या ये हर 3 साल बाद करवानी है? तो इस ओवरहॉलिंग का फायदा अगर 3 साल में मिलेगा तो ओवरहॉलिंग को कैपिटलाइज करना चाहिए एक्सपेंस हो। अगर आपने कोई ओवरहॉलिंग करवाई है और उसका फायदा है 3 साल के लिए तो आपको उसे कैपिटलाइज करके 3 इयर्स में डेप्रिशिएट करना चाहिए। ये 1 साल का एक्सपेंस नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 3 सालों में इसे एक्सपेंस आउट होना चाहिए। ठीक है जी? यहाँ तक। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें भी जरा एक लाइन हम अपनी तरफ से लगा लेते हैं कि 3 साल बाद ओवरहॉलिंग करवानी है और लेट्स अज्यूम 2 साल गुजर गए। असल में ये सिनेरियो से बने हुए, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो लेट्स अज्यूम 2 साल गुजर गए, मींस एक और साल रहता है और फिर आपने दोबारा ओवरहॉलिंग करवानी है। तो जो नई ओवरहॉलिंग करवानी है उसकी फिर प्रोविजन करना। अब इस केस में भी क्या होना चाहिए? बोलने सभी, अब तो वर्ड बोलना नहीं है। नो ऑब्लिगेशन, नो प्रोविजन। क्या करेंगे जब पहली दफा ओवरहॉलिंग कराई है उसको कैपिटलाइज करके 3 सालों में डेप्रिशिएट करेंगे। फिर अगर नई ओवरहॉलिंग करवाएंगे तो पुरानी की कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह खत्म करके नया दोबारा कैपिटलाइज कर लेंगे।
और उसको फिर अगले 3 साल जितने भी उसके साल होंगे उतने एसेट पे डेप्रिशिएट करेंगे। तो वंस अगेन instead of provision being recognized, the depreciation of the aircraft takes account of its future instance of maintenance cost, that is an amount equivalent to the expected maintenance cost is depreciated over। मसलन अगर 10 लाख का खर्चा हुआ है इस ओवरहॉलिंग पे, तो 10 लाख की एंट्री बोला था। एसेट डेबिट और एयरक्राफ्ट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा कैश या पेबल क्रेडिट, लेकिन बाद में फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन एयरक्राफ्ट को अलग रखेंगे और उसके जितने कंपोनेंट्स उनको भी अलग रखेंगे, ओवरहॉलिंग का अलग रखेंगे, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। और इसको कितने अरसे में डेप्रिशिएट करेंगे? 3 इयर्स। तो इट मींस अगर कोई फ्यूचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर होना या फ्यूचर में कोई ओवरहॉलिंग करवानी है, उसकी कोई प्रोविजन नहीं है, उसका आप जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो एज पर IAS 16 करेंगे। ठीक है जी, एनी कंफ्यूजन? लीगल ऑब्लिगेशन से बता, लीगली अगर आपके 3 साल, हर 3 साल के बाद आपने ओवरहॉलिंग करानी है, इसी अगर लीगल ऑब्लिगेशन हो तो इसी की बात मैं करने लगा। यहाँ तो ऐसा नहीं है अभी, ये ऑनर्स क्लियर है यहाँ जी। डीरिकॉग्निशन का बड़ा वही होगा, लेकिन इस केस में शायद कुछ पुरानी ओवरहॉलिंग के अगेंस्ट कुछ मिलने वाली बात नहीं होगी। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट बस एंट्री होगी। अगर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाए तो देन क्या होगा? एग्जांपल नंबर 6 में लीगल रिक्वायरमेंट टू फिट स्मोक फिल्टर्स। रेडी? पहले तरफ बेस्ट चलें, एक लाइन पहले पढ़ना। अंडर न्यू लेजिस्लेशन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फिट स्मोक फिल्टर्स टू इट्स फैक्ट्रीज बाय 30 जून 2001। पहले इधर यही रोक के जरा स्मोक फिल्टर्स ईंटों के भट्टे तो देखे होंगे आपने, उसमें से धुआं निकलता है। तो सपोज ये लॉ है, लॉ के मुताबिक लॉ बना है कि आपने कुछ फिल्टर्स लगाने हैं ताकि ये जो धुआं निकल रहा है ये धुआं ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर निकला करे। फिट स्मोक फिल्टर्स, प्रोसेस्ड धुआं निकला करे। ठीक है सर? तो किसने क्या करना? एंटिटी ने स्मोक फिल्टर्स लगाने अपनी फैक्ट्रीज में बाय 30 जून 2001 अंडर द लॉ। गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, द एंटिटी हैज नॉट फिटेड द स्मोक फिल्टर्स। हमने स्मोक फिल्टर्स अभी नहीं लगाए। ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर 2000, डेट सारा साथ साथ रिलेट करते रहिएगा। किस डेट तक स्मोक फिल्टर्स लगाने हैं? 30 जून 2001 तक। कौन सी डेट अभी आई है? 31 दिसंबर 2000। 6 महीने भी रहते हैं। बताएं क्या स्मोक फिल्टर्स अगर नहीं लगाए तो अब स्मोक फिल्टर्स लगाने की प्रोविजन बना लें। अपना ओपिनियन दें, पढ़े आराम आराम से, आराम आराम से। नहीं भी 6 महीने वैसे रहते हैं, ये इसलिए कर रहे हैं वैसे, अभी 6 महीने पढ़े। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ईयर एंड आ गया, लॉ तो बना हुआ है, लॉ बना हुआ है। लॉ क्या कहता है? 30 जून 2001 तक आपने स्मोक फिल्टर्स लगाने हैं। हमने स्मोक फिल्टर्स नहीं लगाए, हमने स्मोक फिल्टर्स नहीं लगाए। तो क्या जो स्मोक फिल्टर्स लगाने हैं या नहीं लगाने पता नहीं, लेकिन लॉ है, क्या उस लॉ को बेस बना के कोई प्रोविजन बनाए? तो मैंने कब बताया नहीं यार, बताएंगे तो बनाएंगे। लॉ बन तो गया पास ही में। देखिए लॉ तो बेटा बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, हमारे पे कब
इम्प्लीमेंट होगा जब हमसे रेलिवेंट होगा। मसलन एक वैसे ही बता रहा हूँ, आपने सुनी होगा 302 भी एक है, कोई सुना प्रवीण, खुदा ना खासा कोई बंदा किसी को, तो एक लॉ की क्लॉज है, अपने फिल्म और ड्रामा वगैरह में सुना होगा, मैंने इसलिए बताया। तो वो अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह अगर कुछ नहीं किया तो क्या हम भी कोई अपनी लाइबिलिटी बना लें? बार इसे मजाक की तरफ नहीं लेके जाना, इधर ही रहना है, लॉ मौजूद है। बस आप चले, आप एंट्री बताएं क्या करें। लेट्स अज्यूम प्रवीण बनानी है, एंट्री पर तो डेबिट की आईडी करना है यार, और क्या करना है? नहीं, एक्सपेंस सुनिए, अब स्मोक फिल्टर्स एसेट है तो स्मोक फिल्टर डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। वजह तो पास्ट इवेंट मिसिंग है, लेकिन लॉ है तो सही। अब थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल आई थी, अब ये कंसंट्रेट कीजिएगा, ये जो सारी एग्जांपल्स होंगे अब हम आपस में इनको लिंक करने लगे। ये थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल आई थी लॉ वर्चुअली सर्टेन वाली, नहीं ऑफशोर से पीछे जो आई थी, कंटेमिनेशन ऑफ लैंड वर्चुअली सर्टेन लॉ टू बी वर्चुअली सर्टेन टू बी एनेक्टेड। वहां तो आप लोग कह रहे थे कि लॉ अभी आना है, तो वहां क्या हुआ था? फर्स्ट करें हमने कंटेमिनेशन ना की होती और ये वर्चुअली सर्टेन है कि लॉ आने लगा है जो रिक्वायर करेगा कि आप ऑलरेडी कंटेमिनेशन ठीक करें, लेकिन अगर हमने कंटेमिनेशन नहीं की तो लेकिन लॉ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वो लॉ हम पे एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, यहाँ भी क्या है, बल्कि यहाँ क्या है, यहाँ तो लॉ आ चुका है, लेकिन अगर हमने एसेट नहीं लगाया, स्मोक फिल्टर्स नहीं लगाए, तो क्या स्मोक फिल्टर्स डेबिट करना? पास्ट इवेंट मिसिंग है शायद, कुछ क्लियर है? तो फिलहाल क्या होना चाहिए? नो ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट। अच्छा, अगर फिल्टर्स लगा लिए होते और पैसे ना दिए होते तो वो भी सिंपल लाइबिलिटी होती है, शायद प्रोविजन वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फिल्टर्स लगा लिए हैं और क्रेडिट पे लगवाए, पैसे नहीं दिए, एंट्री बन जाएगी। अब क्या स्मोक फिल्टर्स डेबिट पास्ट इवेंट हो गया होगा और पेबल, लेकिन यहाँ क्यों नहीं? ऐसा नो ऑब्लिगेशन बिकॉज सेकंड टाइम पढ़ी गई साथ, नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट आइदर फॉर द कॉस्ट ऑफ, और अगली बात मैं बाद में करता हूँ, नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ फिटिंग स्मोक फिल्टर्स। ठीक है, बाकी आगे जो लिखा वो भी नीचे से लिंक करता हूँ। तो फिलहाल वी आर सेइंग कि 31 दिसंबर 2000 तक कोई प्रोविजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ठीक है सर, यही लेकिन सिनेरियो है, थोड़ा आगे जा रहा है। पहली दो लाइनें कॉमन है, पहली दो लाइनों का क्रक्स क्या है कि लॉ बन गया है, हमारी ऑब्लिगेशन है कि हम स्मोक फिल्टर, हर एंटिटी को रिक्वायर्ड है कि स्मोक फिल्टर लगाए, लेकिन हमने लगाए नहीं हैं और डेट 31 दिसंबर 2001 आ गई है। मतलब पहली दो लाइनें कॉमन है, अब उन दो लाइनों के साथ नीचे आना। कहाँ तक कॉमन है काइंडली? लॉ में लिखा है कि स्मोक फिल्टर्स लगाएं, लेकिन हमने नहीं लगाए और कौन सी डेट आ गई? जी यहाँ जरा रुके, जी प्रोविजन बनाए जी स्मोक फिल्टर्स के। स्मोक फिल्टर नहीं लगाए यार, तो स्मोक फिल्टर डेबिट, अभी भी किसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी स्मोक फिल्टर्स के अगेंस्ट प्रोविजन नहीं, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज ये आ सकती है कि अब 6 महीने गुजर गए सर, 6 महीने गुजर गए सर, कौन से 6? तो अगर लॉ में कोई ये लिखा हुआ था कि जो लोग टाइम पे स्मोक फिल्टर नहीं लगाएंगे तो वो फिर नॉन कंप्लायंट ऑपरेशंस की वजह से पेनल्टीज पे करेंगे, तो अभी भी किसकी प्रोविजन नहीं होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल को लॉ में पेनल्टी या फाइन है तो क्या उसके अगेंस्ट पे पास्ट इवेंट हो गया? ये जो 6 महीने नॉन कंप्लायंट ऑपरेशन हुए हैं, इनकी अगर कोई पेनल्टी या फाइन की अमाउंट है तो उसके अगेंस्ट प्रोविजन होनी चाहिए, लेकिन अभी भी किसकी प्रोविजन नहीं। इट मीन स्मोक फिल्टर्स की एंट्री शायद तभी आप कर सकते हैं जब तक आप उसे इंस्टॉल नहीं कर लेंगे।
हाँ, अगर इंस्टॉल कर लिए थे और पैसे नहीं दिए फिर तो वो लाइबिलिटी बन जाएगी, लेकिन इस केस में अगर नहीं लगाए तो स्मोक फिल्टर्स की बजाय अब आपको किस तरफ जाना चाहिए? तो आप जरा नेक्स्ट पैराग्राफ में साथ देखें जरा। There is still no obligation for the cost of fitting smoke filters because no obligating event has occurred. कौन सा? The fitting of filters. However, an obligation might arise to pay fines or penalties under the legislation because of the obligating event has occurred. कौन सा हो गया, कौन सा नहीं हुआ? Smoke filter नहीं लगाए, ये वाला जरा काइंडली पैराग्राफ दोबारा पढ़ दो, काइंडली प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वाला पैराग्राफ दोबारा। क्लियर है कुछ सर? तो किसकी बहस की बजाय बस किसकी बहस रहेगी? और अगर अब ये प्रोबेबल है कि पैसे जाएंगे, बल्कि ये पैराग्राफ पढ़े मैं सर। Assessment of probability of incurring fines and penalties by non-compliant operation depends on the detail of legislation. Means अब हमें लॉ सामने रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उस लॉ में कोई पेनल्टी है हर महीने या हर दिन के हिसाब से कोई पेनल्टी है या नहीं। तो सबसे पहले क्या सामने रखना पड़ेगा? लॉ की डिटेल्स एंड स्ट्रिंजेंसी ऑफ द इन्फोर्समेंट रेजीम। स्ट्रिंजेंसी का मतलब होगा यहाँ सख्ती। स्ट्रिंजेंट मतलब इसका ये है कि क्या वो आके पैसे लेते भी हैं या नहीं, या लॉ में लिखा तो हुआ है लेकिन कोई पैसे लेने आता नहीं है, तो क्या हम जाके दे देंगे? अगर तो आप इतने मासूम हैं कि जाके दे देंगे फिर तो प्रोविजन बन जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लॉ में ये प्रोविजन है लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो आके सख्ती से इस कानून पर अमल दरामद नहीं करवा रही, तो फिर शायद प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अगेंस्ट दिस फाइन एंड पेनल्टीज ना होने की वजह से आपको प्रोविजन नहीं बनाना चाहिए। बात समझ आ रही प्लीज? अब ठीक है, हमने पेनल्टी देनी है, लेकिन अगर पेनल्टी लेने वालों का इरादा नहीं सही तरह, मीन्स वो नहीं ले रहे, गवर्नमेंट सख्ती नहीं कर रही, तो फिर हमें शायद प्रोविजन की तरफ नहीं आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है, लेकिन अगर सख्ती से ये इस कानून पर अमल दरामद करवाया जा रहा है और पेनल्टीज पे करनी पड़ रही हैं लोगों को, तो फिर हमें भी, या अगर फॉर एग्जांपल सख्ती से कोई नहीं भी कर रहा लेकिन हम समझ रहे हैं कि हमने ये पैसे देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हमने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, चाहे लोग आके लें या लें हम खुद जाकर दे देंगे, मीन्स उसे अगर प्रोबेबल होगा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज तो देन आप प्रोविजन बनाएंगे। क्लियर प्लीज? और रिलायबल एस्टीमेट भी जी। अगर फॉर एग्जांपल सख्ती से कोई नहीं ले रहा और आपका भी कोई इरादा नहीं कि शराफत से देंगे, नहीं वो तो फिर आप डेफिनेटली अगर इसके जाने के कुछ चांसेस हैं, रिमोट नहीं है, तो फिर डिस्क्लोजर की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर प्रोबेबल ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हैं और रिलायबल एस्टीमेट बिकॉज ऑफ द लॉ है, डिटेल्स ऑफ द लॉ, तो आपको प्रोविजन बना लेनी चाहिए। हाँ, अगर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज के चांस प्रोबेबल नहीं है तो डिस्क्लोज कर देना चाहिए अनलेस प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज रिमूव। ठीक है, तो सेंटेंसेस को हम मैक्सिमम इस तरह से एग्जामिनर के लिए लिखेंगे कि सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स जरा स्टैंडर्ड के जो है वो जरा बीच में डिस्कस हो जाए। ये वाली बात समझ आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने पैसे जाएंगे? लॉ की डिटेल में, लॉ की डिटेल पढ़ेंगे और सेकेंडली फिर ये भी देखेंगे कि ये पैसे जो हैं देने भी अल्टीमेटली पड़ेंगे या नहीं। सही? तो एक नजर काइंडली दोबारा पढ़ें सेकंड पार्ट। जी 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 जी, वो तो फॉर एग्जांपल अमाउंट सर्टन हो गई है फिर सिंपली लाइबिलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ये अंदाजा है कि हर दिन का इतने इतने हिसाब है और देर पर उस अंदाजे की बेस पे वर्किंग कर रहे हैं जिसमें पॉसिबिलिटी है कि तब्दीली आ सकती है, वो अपना जब बिल भेजेंगे तो उसमें फर्क आ सकता है, तो देन वर्ड प्रोविजन हो जाएगा। अगर अनसर्टन अमाउंट है तब वर्ड प्रोविजन हो जाएगा, वरना शायद सिंपल लाइबिलिटी। इसकी क्या एंट्री बनती है जरा इस, अगर हम फॉर एग्जांपल ये फाइन्स और पेनल्टीज की कोई लाइबिलिटी बना रहे हैं, ये तो सिंपल एक्सपेंस है, ये तो सिंपल एक्सपेंस है। जितना टाइम पीरियड गुजर गया उस टाइम पीरियड के जितने पैसे बनते होंगे, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट बेस्ड ऑन बेस्ट एस्टीमेट ऑन द बैलेंस शीट।
नहीं, ये एनवायरनमेंट खराब पे वैसे सही ये नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ कि अगर एनवायरनमेंट खराब कर लिया है आपने तो एनवायरनमेंट साफ करना है। नहीं, स्मोक फिल्टर अब मेरे ख्याल थोड़ी सी डिफरेंट चीज है कि स्मोक फिल्टर आपने लगाना है ताकि जो फ्यूचर की पोल्यूशन है वो ठीक हो सके। जब कर चुके हैं मेरे ख्याल ये इसके लिए तो नहीं होगा। स्मोक फिल्टर्स जो लगेंगे वो पुरानी हवा को तो वापस नहीं लाएंगे, जो नई हवा नया धुआं निकलेगा उसको इंशाल्लाह साफ सुथरा करके वो उस तरह से नहीं है, ये क्लीन अप वाली स्टोरी नहीं है। ये पुरानी कंटेमिनेशन होगी उसको ठीक करने की बात नहीं शायद हो रही। ये अपने फैक्ट्रीज में देखा होगा हमने धुआं उड़ा और आजकल इस तरह के काफी अपने कहीं ना कहीं सुनाया तो होगा। तो उस धुएं को साफ सुथरा, जिस तरह मैंने भी एक एक्सट्रीम एग्जांपल दी थी कि ऐसे फिल्टर्स लगाएं कि ऑक्सीजन बाहर निकला करे, लेकिन वो फ्यूचर में निकल सकती है, होपफुली पुरानी हम कहाँ से खींच के वापस लाएंगे। तो ये वो उस तरह से नहीं मेरा ख्याल है, ये है एक फ्यूचर में एक इवेंट होना तो स्मोक फिल्टर्स लगाने का। और अगर हमने नहीं लगाया तो इवन दो के लॉ है, लेकिन अगर हम नहीं लगा रहे तो स्मोक फिल्टर्स लगाने की प्रोविजन नहीं है। हाँ, अगर हम लॉ की वायलेशन करके बिजनेस कर रहे हैं और उस लॉ की वायलेशन की वजह से अगर हमारे पे पेनल्टी बनती है तो उसकी प्रोविजन की बात है। अब क्लियर है? एक सेकंड जरा कंक्लूड कर लें जरा। No provision is recognized for cost of fitting the smoke filters. However, a provision is recognized for the best estimate of any fines and penalties that are more likely than not to be, means probable है, more likely than not। ज्यादा किस चीज के चांसेस हैं? more likely है, probable। ये पढ़ लेगा नहीं जरा, ये तो 3 पैराग्राफ्स थे। नहीं बेटा, स्मोक फिल्टर मैं ये कह रहा हूँ, स्मोक फिल्टर्स लगाने की प्रोविजन है ही नहीं। स्मोक फिल्टर अगर लगा लेंगे तो सिंपल लाइबिलिटी बनेगी, पैसे नहीं दिए, तो उसकी प्रोविजन की बहस नहीं हो रही। सिर्फ प्रोविजन होगी फाइन एंड पेनल्टीज की, जिसका हमें बेस्ट एस्टिमेट मिल जाए। ठीक है प्लीज। हाँ, एक जस्ट एक मिनट, एक सवाल में सामने। ये जी स्मोक फिल्टर्स जब तक नहीं लगेंगे उसकी डबल एंट्री नहीं है। मेरा ख्याल है सब सिंपल लाइबिलिटी बनेगी, उस वक्त कोई प्रोविजन तो नहीं है। अगर आपने स्मोक फिल्टर्स लगा लिए तो उसकी अमाउंट भी सर्टन होगी और मेरा ख्याल है कि शायद उसकी पेमेंट का टाइम भी सर्टन होगा, तो फिर वो सिंपल शायद लाइबिलिटी होगी। जिस हम स्मोक फिल्टर्स कोई भी एसेट अगर ले लें, कोई भी मशीन ले लें, हम पैसे ना दिए तो मशीन डेबिट पेबल करे, तो उस वक्त प्रोविजन का मेरा ख्याल प्रोविजन का यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई अंदाजा लगाना पड़े कि जी स्मोक फिल्टर कितने के आएंगे, हम कितने के लगवाएंगे, उसकी प्रोविजन की बात नहीं। हाँ, अगर लगवा लिए हैं तो मेरा ख्याल है सिंपल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर बेटा पेमेंट नहीं करेंगे तो पेबल होगा। स्मोक फिल्टर लगा लें, पैसे नहीं दिए, एंट्री बनेगी। मेरा ख्याल हमें किसी प्रोविजन की तरफ जानी नहीं चाहिए, सिंपल पेबल है, क्रेडिटर्स पेबल। अगर तो सर्टन है फिर उसके अगेंस्ट पेबल हो जाएगा, लेकिन शायद ये पेनल्टी आपने कैलकुलेट की होगी, लॉ इन्फोर्समेंट वाले आके अपना ही ना को बिल भेज दें, आप कहीं कोर्ट में पहुंच जाए, तो इतनी आसानी से तो शायद ये बातें खत्म नहीं होती। हमारे अपने अंदाजा होंगे कि हमने इतने दिन लॉ की वायलेशन की है, वो अपनी तरफ से को भेज देंगे, फिर हम वहां पहुंच जाएंगे, फिर ये कब फैसले होंगे। अगर तो ये फॉर एग्जांपल सेटल है फिर सिर्फ लाइबिलिटी है, लेकिन शायद अक्सर ये अमाउंट्स में फर्क वेरिएशन रहेगी हमारे एस्टिमेट्स और उनके। ठीक है, अब कुछ क्लियर हो गया यहाँ तक? एक जरा इस तरह करें, पेज नंबर ढूंढना, पेज नंबर 87 पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा था। हर चीज को सभी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस तरह के टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन आता है अक्सर इसमें से भी आता है, और इस तरह के जो चैप्टर्स में से क्वेश्चन आता है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट टाइम में ज्यादा चांसेस होते हैं कि 60-70% मार्क्स पेपर में लिए जा सकें। ठीक है, रादर देन कि वो बड़े बड़े सवालों तो पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, कैसे आएंगे।
लेकिन हर चीज आपकी तरफ से कवर हुई होनी चाहिए, तभी बात बनती है। जीरो वाली बात नहीं है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि सिलेक्टिव स्टडी की जाती है, ये वहीं कर लूंगा, तो वहां तो जाके ये लफ्ज भी सही समझ नहीं आते। तो मैं कोशिश करूंगा डेली बेसिस पे अगले 2-4 दिन आपके साथ सिनेरियोज डिस्कस करूं, फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डेली बेसिस पे आप भी 1-2 एग्जांपल्स करें, ताकि इस हफ्ते के दौरान ये जो स्टार्ट हो गया मैक्सिमम हमारी इस चीज की प्रैक्टिस हो सके। और जहां जहां रिक्वेस्ट करूंगा लिख के करने की, वो भी प्लीज आपने जरूर इस कोशिश को जारी रखना। डन है सर? तो ये पेज नंबर 87 के एंड पे एक पैराग्राफ काइंडली लिखा है। Before recording any provision, any liability or provision, before recording any liability or provision, an accountant must ask, थोड़ा सी अजीब सी आपको बात लगेगी, कभी हमने ऐसा सोचा नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र करते हैं वैसे ही। An accountant must ask from himself before recording any liability or provision, an accountant must ask from himself a question whether the obligation still exists if business closed down today. If answer is yes, then recognize the liability or provision. Before recording any liability or provision, an accountant must ask from himself a question whether the obligation still exists if business closed down today. अगर इस सवाल का जवाब yes है, तो then recognize the liability or provision. क्या बिजनेस बंद कर दिया है? एक डिसीजन लेने के लिए क्या सोचने लगे हम? हर बैलेंस शीट डेट पे, फॉर एग्जांपल हर बैलेंस शीट डेट पे 30 जून 2020 अगर आप खड़े हैं और अपनी लायबिलिटीज फाइनल कर रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लायबिलिटीज फाइनल कर रहे हैं, तो आपने अपने आप से सवाल क्या पूछना है? बता दें क्या सवाल पूछना है। अगर आज ही बिजनेस बंद हो जाए तो क्या इवन देन हमें ये ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? अगर आंसर हो जाए नो, तो फिर वो ऑब्लिगेशन ही नहीं है। अभी हम सोच लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। अपने जरा पेज नंबर 75 पे जाएंगे, बल्कि पेज नंबर 76 से पिछले पेज पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ खाली पेज पे अपने एग्जाम्पल्स बनाई थी सर। एग्जाम्पल्स के नाम बोला। क्रेडिटर्स पे रुके एक मिनट, क्रेडिटर्स पे रुके। 30 जून 2022 डेट है फॉर एग्जांपल, डेट मैं ये रख रहा हूँ। आपकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स आ रहे हैं, क्या आप चीजें खरीद चुके होंगे? तो अगर आप बिजनेस स्टॉप कर देंगे तो फिर डेफिनेटली पैसे नहीं देंगे। आप फोन कर देंगे भाईजान मैं बिजनेस बंद करने लगा हूँ, तो कहेंगे अच्छी बात है यार, जज़ाकल्लाह, पुराने दे के बंद कीजिएगा। बल्कि बंद कर दें, पुराने पैसे देने पड़ेंगे या नहीं? आप बैंक से लोन ले चुके हैं, क्या वो पैसे वापस करने पड़ेंगे?
आपने 3 महीने पहले लोन लिया था, 3 महीने भी गुजर गए, क्या फ्यूचर वाला इंटरेस्ट बच जाएगा? फ्यूचर वाला बच जाएगा। अगर आप बिजनेस स्टॉप कर देंगे तो फ्यूचर वाला पेबल नहीं बनाएंगे आप, लेकिन जो पिछले 3 महीने गुजर गए हैं उसका तो इंटरेस्ट अब आपको देना पड़ेगा। तो क्या टाइम बेसिस पे हमने इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनाई है कभी? जो टाइम गुजर गया होता है या टाइम गुजरना होता है? तो गुजर गया होता है, उसका पेबल। और बताइएगा एग्जांपल्स। एम्प्लॉइज ने इस महीने काम कर लिया है तो ठीक है, अगले महीने अगर आप बिजनेस नहीं चलाएंगे तो आप सैलरी नहीं देंगे, तो उसकी तो कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन जो पास में महीने गुजर चुके हैं, आप जो मर्जी डिसीजन लें, क्या आपको पैसे देने होंगे? यहाँ नहीं, खुदा ना खासा देंगे तो कहीं और देने होंगे। तो बेहतर क्या है, यहीं दे जाएं। वहां जा कैसे देंगे? वहां तो अमाल की करेंसी होगी जो हमारे पास, मेरे पास सॉरी कम है। ऐसे ही है ना सर, मतलब यहीं जान छुड़ा के जाएंगे, अल्लाह मालेगा। जी सर, बिजली का बिल आ गया है, हम राउटर वालों को फोन करेंगे, राजन हमारी बस हो गई। वो कहेंगे पहले सोचना था, अब जो बिल आ गया है इसके पैसे दे दें, ठीक है मीटर कटवा दें, अगला शायद ना आए। लेकिन जो बिजली इस्तेमाल कर चुके हैं उसकी पेमेंट आपने करनी, ठीक है, उधर ही रहेंगे। जरा प्रोवियंस की एग्जांपल बोलें एक दो। सॉरी, प्रोवियन फॉर, हाँ जी, ये अब आप फाइनल करेंगे। क्या जो साल गुजर गया है और इसमें अगर टैक्सेबल प्रॉफिट्स आपने कमा लिए, जी वो तो ठीक है, बट ये बेटा प्लीज इस तरफ ना चले जाइएगा। एक सेकंड जरा काइंडली, मैंने पहले भी एम्फसाइज करने की कोशिश की, तो सुन ले। क्या हम वाकई बिजनेस बंद करने लगे हैं? वैसे एक बेटा डिसीजन लेने लगे हैं, क्या होगी? तो डिसीजन, एक लाइबिलिटीज प्रोविजंस, क्या डिसीजन लेने के लिए बस एक चीज ध्यान में रखती है। अगर फॉर एग्जांपल आप बिजनेस बंद कर दिया है तो वैसे बिजनेस आपका गोइंग कंसर्न नहीं है। अच्छा, फिर भी अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो क्या वो लाइबिलिटीज पुरानी सेटल करके ही जाना पड़ेगा? लेकिन प्लीज इस वक्त मैं ये बात नहीं कर रहा कि बिजनेस बंद कर दिया है। हम लाइबिलिटी या प्रोविजन अगर रिकॉर्ड करने लगे हैं तो सोचने ये लगे हैं कि क्या अगर आज बिजनेस स्टॉप हो भी जाए तो ये पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो ये बड़ा डिसीजन के लिए सिर्फ बात हो रही है। जी सर, जी सॉरी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फाइनल करने दिया। क्या पिछले साल उनका टैक्स देना पड़ेगा सर? आगे क्या लिखा हुआ? प्रोविजन फॉर डिसपेंडिंग अब इधर आएगी, प्रोविजन फॉर आगे ग्रेजुटी, जितना अर्सा एम्प्लॉइज ने काम कर लिया। अच्छा, एक और भी चीज हम रखिएगा, हम समटाइम्स ये समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है तो फिर क्या हुआ? नहीं, वो लीगल ना भी हो, किताबों में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आपने कोई कमिटमेंट कर ली है तो फिर आप अपनी उस कमिटमेंट से फिर जाएंगे। ये हमारे खुदा अनफॉर्चुनेटली जहनों में लिखा हुआ, जुबान का क्या होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ। अगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है, कब बन जाती है? हमारे एक्शन से वैलिड एक्सपेक्टेशन राइज हो गई, तो ये अज्यूम्ड है कि अब हम अपनी पूरी कोशिश करके अपनी उस कमिटमेंट को ऑनर करेंगे ही करेंगे। तो ये कहीं बुक्स में नहीं लिखा हुआ कि अपनी कमिटमेंट से फिर जाए, और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये बात कभी सुनी है। मैंने ऐसी पता नहीं ये बात क्यों बीच में की। तो अगर ग्रेजुटी देनी है हमने और वक्त गुजर गया है तो क्या वो ग्रेजुटी इंशाल्लाह दे के ही घर जाएंगे? नेक्स्ट अगली एग्जांपल, वारंटी, जो चीजें जो प्रोडक्ट्स बेच दी हैं, अगर उनमें कोई डिफेक्ट आ गए तो क्या उनको रिमूव करेंगे? हम तो बिजनेस स्टॉप कर रहे हैं, पुरानी कमिटमेंट्स को ऑनर करके कर रहे हैं। नहीं सर, इंशाल्लाह कंपनी बंद होते पहले कम्युनिकेशंस करेंगे। हम इधर ही बैठे हैं, बिजनेस ठीक है स्टॉप है हमारा, अगली दफा हम कोई मोबाइल नहीं बेच रहे, लेकिन पुरानी कमिटमेंट्स को हम ऑनर करके घर जाएंगे। 6 महीने साल का अगर टाइम दिया है तो उस टाइम पीरियड में जो हमारी पुरानी ऑब्लिगेशंस होंगी इंशाल्लाह उन्हें फुलफिल करके ही, ठीक है, नया बिजनेस शुरू कर देंगे हम, लेकिन उस पुराने बिजनेस की लायबिलिटीज को इंशाल्लाह जरूर सेटल करेंगे। अगर वो लीगल ऑब्लिगेशंस होती नहीं, अगर लीगल हो, वो कस्टमर पहुंच जाए कोर्ट में फिर कर देंगे, वरना रहने देंगे। अगर वो ना गया फिर ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे उसे, क्योंकि खुदा ना खासा कोर्ट में चला गया फिर तो पैसे पूसे लेकर ठंडा हो जाएगा, वरना उसके दिल से हमारे लिए दुआएं निकलती रहेंगी। तो बेहतर है कि क्या कम से कम करने, अगर वो नहीं जाएगा तो ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे। मेरा ख्याल आप लोग ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे।
क्या ख्याल है? एक बंदा अगर जबरदस्ती अपना हक आपसे ले ले, वो खतरनाक है। ये एक बंदा अपना हक छोड़ दे और कह दे सदका हो गया ठीक है, बेचारा नहीं ले पा रहा, माशा बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो अगर उसने ये अज्यूम कर लिया कि सदका हो गया तो अल्लाह रहम करे, हमें सदके की क्या जरूरत है। बिजनेस इसलिए बंद कर रहे हैं कि नया शुरू करना है यार, अल्लाह रहम करे। जी सर, और नहीं कोई एग्जांपल थी तो अब आइए, जो जितनी एग्जांपल्स हुई हैं इनको जरा इस एंगल से फाइनल करें। नंबर 1, बस काइंडली 5 मिनट में चाहिए, 5 मिनट अलहमदुलिल्लाह। वारंटी सर, क्या वारंटी के अगेंस्ट प्रोविजन होनी चाहिए? किन वारंटीज के अगेंस्ट? जिनके अगेंस्ट, उस वारंटी जिसके अगेंस्ट गुड्स बिकेंगे, फ्यूचर की गुड्स नहीं, वो अवॉइडेबल है, हम अवॉइड कर सकते हैं वो खर्चा। लेकिन जो गुड्स बिक गई हैं उनमें अगर कोई डिफेक्ट्स एक्सपेक्टेड है, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, तो चाहे लीगल ऑब्लिगेशन हो या कंस्ट्रक्टिव, हमें अपनी प्रोविजन बनानी चाहिए। कंटेमिनेटेड लैंड बड़ी अच्छी एग्जांपल थी इस हवाले से। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ हम 31 दिसंबर में बिजनेस स्टॉप कर दें और लॉ वर्चुअली सर्टन है, लेकिन इस लॉ ने ये कहना है कि पुरानी कंटेमिनेशन ठीक करें, तो क्या ये पुरानी कंटेमिनेशन ठीक करना हमारी ऑब्लिगेशन बन जाएगी चाहे हम इस दिन बिजनेस स्टॉप कर दें? हाँ, फ्यूचर ऑफ कंटेमिनेशन अगर हम नहीं करेंगे तो उसके अगेंस्ट लायबिलिटी नहीं है। अगर इस लॉ ने ये कहा होता कि फ्यूचर कंटेमिनेशन ठीक करनी है तो फिर हमारी कोई लायबिलिटी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मेरे ख्याल ये बात होगी। देन ये ऑयल रिग भी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, इसका जरा 90% और 10% वाला ज़हन में लाया जरा। हमने कितने परसेंट प्रोविजन बनाई थी? बाकी 10% क्यों नहीं? अगर आज बिजनेस स्टॉप हो जाए तो जो रिग बन गया उसको हमें रिमूव करना ही पड़ेगा। हाँ, जो ऑयल निकालने की वजह से डैमेज होने थे वो अवॉइडेबल है अभी, तो उसके अगेंस्ट कोई नहीं, ठीक है। अवॉइडेबल वर्ड समझ आता है क्या? ये ऐसा खर्चा है जो फ्यूचर का खर्चा है, उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। रिफंड पॉलिसी, जो चीजें हम बेच चुके हैं उनके अगेंस्ट इंशाल्लाह हम रिफंड करेंगे, कर नहीं देंगे, करेंगे इंशाल्लाह सर। यकीनन हम कमजोर लोग हैं, लेकिन रब ने चाहा तो इरादा पूरा, तो क्या उसके अगेंस्ट प्रोविजन हो जाएगी? 5A 5B 5B डिवीजन क्लोज हो रही थी, अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो रिडंडेंसी नोटिस चले गए, कस्टमर्स को सेंड कर दिए, तो क्या इसके अगेंस्ट फिर प्रोविजन होनी चाहिए? ये फिट स्मोक फिल्टर से फाइनल करें, ये मैंने स्मोक फिल्टर्स के लिए खासतौर बात की। स्मोक फिल्टर्स अगर हम आज बिजनेस स्टॉप कर दें 31 दिसंबर 2001 पे, तो फाइन्स और पेनल्टीज तो देनी पड़ेंगी, लेकिन स्मोक फिल्टर्स अवॉइडेबल खर्चा, अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे। अगर हम आज बिजनेस स्टॉप करते हैं तो क्या स्मोक फिल्टर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? लेकिन क्या 6 महीने जो गुजर गए हैं उनके फाइन्स और पेनल्टीज रिस्पेक्टिवली अगर कोई अमाउंट है तो वो हमारी ऑब्लिगेशन यकीनन होगी चाहे हम बिजनेस स्टॉप कर दें। हाँ, फ्यूचर के अगर कोई नॉन कंप्लायंट ऑपरेशन करना था हमने, वो डेफिनेटली भी अवॉइडेबल खर्चा। नहीं समझ आ रहा? एक एग्जाम्पल और पढ़ने जाते जाते, या चले वो पहले कोर्ट केस हो जाए। कोर्ट केस, अगर हम 2001 पे जब ये प्रोविजन बन रही है, ये फैसला कर लें कि आइंदा से हमने कैटरिंग बिजनेस छोड़ देना, हमारा खाना इतना मजे का है कि लोग रेजिस्ट नहीं कर पाते, तो क्या इवन देन जो हजरात इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लवाहिकीन को कोई कंपनसेशन देनी होगी? उनसे कह देंगे यार इंशाल्लाह अब आइंदा नहीं, बोलेंगे मेहरबानी आपकी, लेकिन ये पहले सोचना था, हम भी आइंदा हो सकते थे, लेकिन अगर आप फैसला आपने किया है तो अच्छी बात आपने कर लिया है, लेकिन जो हो चुका है उसके अगेंस्ट शायद हमारी ऑब्लिगेशन बन जाएगी, ठीक है सर। फ्यूचर के लोग तो बच जाएंगे, तो उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब ये हम अंदाजा लगाएंगे फ्यूचर में महंगा खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह वो उम्मीद पूरी है कि बच जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से ये जो थी रिफर्बिशमेंट कॉस्ट में, रिफर्बिशमेंट कॉस्ट, फर्नेस लाइनिंग, क्या इस खर्चे को अवॉइड किया जा सकता है फ्यूचर में? 2-3 साल गुजर गए हैं, 2 साल रहते हैं, अगर आज बिजनेस स्टॉप आउट कर दें, ओवरहॉलिंग
समझ आती है बात अब? तो यकीनन मतलब इस तरह से कभी हमने शायद सोचा नहीं है, लेकिन शायद किया ऐसे ही। कैसे किया? चलिए एक छोटी सी एग्जांपल रहेगी, एग्जांपल 7 मैं इस तरह करता हूँ, ये आपके साथ जरा और कम से कम ऑनलाइन शेयर कर देता हूँ। 7-8 पेजेस हैं, तो जब तक आइडियली तो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, लेकिन चले अगर नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास सॉफ्ट कॉपी में हो, तो अगर कल हम कम से कम उसमें से एक एग्जांपल थोड़ी सी रह गई है, ठीक है? तो आज घर के लिए अब क्या है, इस तरह करें अगले 1-2 दिन। अब IAS 12 वाला तो कर लिया ना हमने सवाल, कंसोलिडेशन का थोड़ा टाइम नहीं है, कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस कुछ रिफ्रेश रखें जरा, 1-2 बड़े बड़े सवाल, लेकिन अब इस तरह करें ना, थोड़ा सा रिवाइज करके एक दफा आप बगैर आंसर देकर कोई ट्राई किया करें, तो दोबारा हमने अपने ये जो टॉपिक्स हैं इनको मिक्स करके फिर कंसोलिडेशन पे इंशाल्लाह हफ्ते के बाद दोबारा शायद आ जाना, तो उसके वक्त ये ना हो कि जरा सब कुछ ही भूल जाए। तो खास तौर पे जो मिक्स करके हैं एसोसिएट और तो उसके 1-2 सवाल जरा थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बाकी जरा ये वाली पीट ये जो फाइल है ये शेयर कर देंगे, कर देंगे कहाँ से है तो बस। ये जीम साहब जो आखिर में सवाल किए ना, उनमें से कोई कर ले 2-3 जो एंड के दिनों में कंसोलिडेशन के सवाल थे। अल्लाह हाफिज़।